अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 3 के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मेरी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड पहली वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर का नेम है इंडिसेस, सर्ड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। तो जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा वो आपको इसी की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर ए से लेके डी तक इन चारों के चारों पार्ट्स में ये जो आपको टर्म्स मेंशन्ड है, जिनके ऊपर आपको पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रही हैं, आपने इनको फर्दर सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है चीजों को मजीद सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाना। आगे लिखा हुआ है लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और आपने अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में भी लिखकर दिखाना है, वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पर अप्रोप्रिएट हो सके, जहां पर मुमकिन हो सके। अब यहां पर कुछ चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। पहले आपको ये जानना पड़ेगा इंडेक्स किसको बोलते हैं, फिर आप ये समझेंगे कि इंडेक्स नोटेशन किसको कहा जाता है, बेस किसको बोलते हैं, और कुछ लॉज हैं जिनको हम लॉज ऑफ इंडेक्सेस बोलते हैं, वो क्या होते हैं और वो कैसे हमें हेल्प करते हैं इस तरह के, आप कह लें, टर्म्स को, इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने में। तो आइए थोड़े से बेसिक कंसेप्ट से जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 3, तो आप पहले ये समझे 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 दफा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, 3 दफा एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे 5 रेज टू पावर 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप देखिए यहाँ पे 5 3 दफा आ रहा है, 3 दफा रिपीट हो रहा है। तो जितनी दफा ये रिपीट हो रहा है वो आपको यहाँ पर ऊपर पार की फॉर्म में 3 जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है। 3 दफा रिपीट हो रहा है तो पार में 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और जो चीज 3 दफा रिपीट हो रही है वो बिल्कुल पार के नीचे लिखी हुई नजर आ रही है। 5 3 दफा रिपीट हो रहा है तो देखें पार के नीचे आपको 5 ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पार होती है, जिसको हम अक्सर औकात पार ही पढ़ रहे होते हैं, अभी जैसे मैंने पढ़ा भी 5 रेज टू पावर 3, इसी पार को बेसिकली इंडेक्स बोला जाता है। आप इसे पार के तौर पे भी समझ सकते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो आप इसी को इंडेक्स कहा करेंगे। तो इंडेक्स बोल लें, पार बोल लें, और कुछ केसेस में एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ये तीनों चीजें इसी चीज के लिए यूज हो रही होती हैं। तो ये जो पार है इसी को कहा जाता है इंडेक्स। और इस इंडेक्स के नीचे जो भी चीज लिखी होती है, कोई टर्म लिखी हो, ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो, पार के नीचे कोई चीज या कुछ भी लिखा हो, उसी को हम हमेशा बोलते हैं बेस। तो इसके अंदर अगर आप बेस देखें तो 5 है, और इसका इंडेक्स देखें तो वो कितना है, 3। तो अगर कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हो जिसमें आपको कोई ना कोई बेस लिखी हुई नजर आ रही हो, उसके ऊपर कोई ना कोई पार मेंशन्ड हो, या आप जिसको इंडेक्स बोलते हैं इंडेक्स मेंशन्ड हो, इसी को हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, इंडेक्स नोटेशन में। इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपने अपने इन क्वेश्चंस को भी इस हद तक सिंप्लीफाई करना है कि ये इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट हो पाए। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कोई भी टर्म, कोई भी चीज जो इस फॉर्म में लिखी हो, जिसमें कोई ना कोई इंडेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा हो, और इस इंडेक्स के नीचे बेस इस तरीके से मौजूद हो। आप इंडेक्स को पार भी कह सकते हैं, हम ये जनरली ये भी यूज कर रहे होते हैं। अब हमने कुछ लॉस बनाए हुए हैं इंडेक्सेस के। तो यहाँ पे अब हम लॉ नंबर 1 यूज कर रहे हैं। इस लॉ का नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो लॉ नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस बेसिकली प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो एक के लिए हम इंडेक्स का वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा हो तो इनको इंडेक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक लॉ है जो हमें हेल्प किया करेगा इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे आपको ये इंडेक्सेस अपीयर होंगे, ठीक है। तो लॉ नंबर 1 क्या है? तो लॉ नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लेट से रियल नंबर है a, ये 0 के अलावा होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई पार है, फॉर एग्जांपल m, पार कोई भी हो सकती है, मैं उसके लिए m यूज कर रहा हूं। आप इस पे सोच सकते हैं कि कोई 5 होगी पार, किसी की 6 होगी, जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और ये पूरा का पूरा आप कह लें टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो एक और टर्म से, जिसमें अगेन बेस के तौर पे a ही मौजूद हो, पार चाहे कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे पार को यूज कर रहा हूं n। यानी अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इस तरह के रियल नंबर्स हैं कि उनकी बेस सेम है। आप देखिए यहाँ पर जो a है वो दोनों में a मेंशन्ड है, इसका मतलब इन दोनों की बेस क्या है, a। बेस किसको बोलते हैं? जो चीज पार के नीचे या आप कह ले इंडेक्स के नीचे मेंशन्ड होती है। m के नीचे देखें a मेंशन्ड है तो ये बेस है, इधर n के नीचे a मेंशन्ड है तो ये बेस है। तो जब भी कोई दो टर्म्स इस तरह मल्टीप्लाई हो कि उन दोनों टर्म्स की बेस सेम हो, पार चाहे जो मर्जी हो, तो ऐसे सिनेरियो में ये लॉ कहता है कि आपने बेस को एक दफा लिखना होता है, यानी इन दोनों की बेस a है, आप इस बेस को लिखेंगे एक दफा,
और इंडेक्स के तौर पे या पार के तौर पे आपने इन दोनों के जो इंडेक्स थे अलग अलग, ठीक है, कंबाइंड में आप इनको इंडेक्सेस कह सकते हैं, इनको ऐड करके लिखना है, यूं भी कह सकते हैं इनकी पार को ऐड करके लिखना है। एक की पार m है, एक की पार n है, या यूं कह लें एक का इंडेक्स m है, एक का इंडेक्स n है, तो आप इनको ऐड करके लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे m प्लस n। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको इसको कंक्लूड कर दूं तो कोई भी दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई भी टर्म्स हो, नंबर्स हो, और उनकी बेस सेम लाजमी होनी चाहिए, और वो जो बेस होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो के अलावा होनी चाहिए। तो अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो आप बेस को हमेशा एक दफा लिखा करेंगे और पार्ट्स को ऐड करके ऊपर इंडेक्स के तौर पे, पार के तौर पे लिखा करेंगे। इसको बोलते हैं लॉ नंबर 1 ऑफ इंडेक्सेस। अब हमने यही लॉज यहां पर यूज करने हैं। अब आपने इस लॉ को समझ लिया, अब हम इसी को यहां पर यूज करेंगे। जैसे हम देखें ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं, तो मैं यहां पर इसको ए पार्ट से करता हूं। तो देखें ए पार्ट में ऊपर से यहां पे नीचे उतार रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3, यानी यहाँ पे बेस 2 है और उसकी पार या जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं वो 3 है। वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन 2 रेज़ टू पावर 7 से। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स में बेस सेम है, बेस 2 ही है, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो लॉ नंबर 1 के मुताबिक अगर दो टर्म्स इस तरह की हों कि उनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप बेस को एक दफा लिखेंगे, यानी इन दोनों की बेस एक दफा है, आप 2 को एक दफा लिखें, और इनकी पार्ट्स को ऐड करके इधर पार के तौर पे लिखेंगे या इंडेक्स के तौर पे लिखेंगे। एक की पार 3 थी, या एक का इंडेक्स आप कह लें 3 था, और दूसरे की पार या इंडेक्स आप कह लें 7 था, तो आप दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 7, और आप अगले स्टेप में इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7 कितना होता है 10, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 10। तो आप देखें आपने इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर लिया, और जो आंसर है वो 2 रेज़ टू पावर 10 है, यानी इसमें इंडेक्स भी नजर आ रहा है, बेस भी नजर आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट, और ये आपने लॉ नंबर 1 यूज किया है। आप इस लॉ नंबर 1 की स्टेटमेंट आगे लिख भी सकते हैं और खाली इस तरह भी मेंशन कर देंगे तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। मैं इसके बी पार्ट को ऊपर से नीचे उतारता हूं। यहाँ पे आप देखिए राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, उसमें -4 है मेंशन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर पार्ट 6 है, मल्टीप्लाई का साइन है, अगेन राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, यहाँ पे -4 है और इसके ऊपर पार क्या है 4। अब यहाँ पे भी लॉ नंबर 1 ही यूज होगा। वो कैसे? अगर आप देखें ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात देखें यहाँ पे बेस क्या है, इधर ऊपर होल पार्ट 6 है और ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा हुआ है, इधर होल पार या आप कह लें इंडेक्स जो है 5 है, और इधर भी ब्रैकेट के नीचे यानी इस इंडेक्स इस पार के नीचे ब्रैकेट्स में -4 ही लिखा हुआ है। इधर भी दोनों की बेस सेम है, और दोनों की बेस क्या है आपके पास -4, इधर भी -4। तो जब भी बेस सेम हो, चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है और बेस को एक दफा लिखा जाता है। तो यहां पर आप -4 एज अ बेस है, इसको एक दफा ही लिखेंगे, और जो ब्रैकेट्स में होंगी ब्रैकेट्स भी वैसी रहेंगी, और पार्ट्स को ऐड करके लिखा जाएगा, या आप कह लें इन दोनों इंडेक्सेस को ऐड करके लिखा जाएगा इधर ऊपर ही। तो एक में 6 है, एक में 5 है, तो आप यहां पे लिखेंगे 6 प्लस 5। अब अगले स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज, और 6 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 11, तो आप लिख देंगे -4 और ये ऊपर आ गया 11। तो ये भी एक तरह का इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट हो गया। इधर बेस -4 है और उसका इंडेक्स क्या 11। अगेन इंडेक्स और पार का एक ही मतलब है, इन दोनों वर्ड्स का आपने एक ही मीनिंग यहां पर लेना है जब भी मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहां तक हमने बी पार्ट कर लिया, और देखें यहां पे भी जो हमने लॉ यूज किया वो कौन सा यूज किया, लॉ नंबर 1। ये आपकी बुक पे मेंशन भी है, आपको यहां पर मैंने अलग से समझा भी दिया है। अब आप देखें सी पार्ट को, सी पार्ट में लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3। मैं यहां पे लिख देता हूं, सी पार्ट को उतारता हूं, x रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3। यहां पे भी देखिए दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन दोनों टर्म्स में आप बेस देखेंगे तो सेम है। इधर 8 के नीचे इंडेक्स के नीचे जो भी चीज लिखी होगी, पार के नीचे जो भी चीज लिखी होगी वो बेस होगी, बता चुका हूं। तो इधर भी बेस x है, इधर भी 3 के नीचे x है, तो इधर भी दोनों की बेस क्या है आपके पास सेम है। तो जब बेस सेम हो, चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, रूल आपको लॉ नंबर 1 बता दिया है कि आप बेस को एक दफा लिखेंगे, तो इधर बेस x है, इसको एक दफा लिखेंगे, और इन पार्ट्स को या इन इंडेक्सेस को आप कह लें ऐड करके लिखेंगे। तो ये एक 8 है, एक 3 है, आप इधर पार के तौर पे लिखेंगे 8 प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो x वैसे ही आ जाएगा, 8 प्लस 3 कितना होता है, वो होता है 11, तो x रेज़ टू पावर 11 आंसर आ गया। यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है, और ये हमने सी पार्ट को फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लिया, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। पहली टर्म जो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन्ड है वो है 3y², जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है इधर 8y रेज़ टू पावर 7। तो आप इस पार्ट को नीचे यहाँ पर मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। तो डी पार्ट में आपके पास जो पहली चीज लिखी हुई
है, आप कह लें एक्सप्रेशन कह लें, इसको लिखी हुई है वो है 3y² इस तरह ब्रैकेट्स में, और इसको आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है एक और एक्सप्रेशन से जो कि ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, जो कि है 8 और आगे y है और उसके ऊपर इंडेक्स या आप कह लें पार कितनी है 7। अब यहां पर आप देखें इन दोनों टर्म्स के ऊपर कोई होल पार मौजूद नहीं है। होल पार का मतलब जो दोनों की पार हो। इधर y के ऊपर पार 2 जरूर है लेकिन 3 पे कोई पार नहीं है। इधर आप देखें y के ऊपर पार या आप इंडेक्स बोल लें 7 जरूर है लेकिन 8 के ऊपर कोई पार नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में जब दो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएं जिनको मल्टीप्लाई करना हो आपने, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उनके कोफिशिएंट्स को जो है ना मल्टीप्लाई करवाते हैं। कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं? जो आपके इन लेटर्स या वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट लिखे होते हैं। y² के साथ 3 लिखा हुआ है तो ये 3 y² का कोफिशिएंट है। इधर y⁻7 के साथ 8 लिखा हुआ है तो ये 8 y⁻7 का कोफिशिएंट है। तो जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो हमें इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसको यहां पे इस तरह लिख सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 के साथ, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल ही आपने लगाना है, मल्टीप्लाई बाय, और y² को मल्टीप्लाई किया जाएगा y⁻7 के साथ। ठीक है, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आप जानते ही हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? वो होता है 24। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे का वैसे ही। और यहां पर देखें जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी बेस एक जैसी है। इधर इंडेक्स 2 है उसके नीचे y लिखा हुआ है उसको बेस बोलते हैं, इधर इंडेक्स 7 है उसके नीचे y लिखा हुआ है इसको भी बेस ही बोलेंगे। तो दोनों की बेस अगर आप नोटिस करें क्या है? सेम। तो बेस आपके पास यहां पर क्या आ रही है? सेम। और मैंने आपको लॉ नंबर 1 में बताया हुआ है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी बेस सेम होती है तो आप उनकी बेस को एक दफा लिख लेंगे और उनकी पार को या उनके इंडेक्सेस को ऐड करके लिखेंगे। तो यहां पे दोनों की बेस y है तो बेस y को एक दफा लिखेंगे और इनके इंडेक्सेस को या आप कह लें इनकी पार्ट्स को ऐड करके यहां पे लिखा जाएगा। तो एक बार 2 उसमें प्लस कर दें, दूसरे का इंडेक्स क्या है? 7, ये पार क्या है? 7, तो 2 + 7। अब अगले स्टेप में आप यहां पे लिख लेंगे 24 और 2 + 7 आपको पता है वो होता है 9। तो यहां पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय y⁻9। इससे आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसकी जो है ना नोटेशन काफी है। तो ये जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप मैंने अभी लिखी हुई एक्सप्रेशन 24 मल्टीप्लाई बाय y⁻9 इसका ऑटोमेटिकली मतलब मल्टीप्लिकेशन की सेंस में ही आता है। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को आपने इस तरह हैंडल करना है कि जो कॉन्स्टेंट्स नजर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, वेरिएबल्स को आपस में। और अगर वेरिएबल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे वो 2 हो, 2 से ज्यादा हो, उनकी बेस सेम होनी चाहिए। तो आपने उनकी बेस को एक दफा लिख के उनकी पार्ट्स को ऐड करके ऊपर पार के तौर पे लिख देना है। इस तरह फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो यहां पर भी हमने जो रूल यूज किया है, जो लॉ यूज किया है वो लॉ नंबर 1 ही है। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट भी हो गया। तो ये हमने लॉ नंबर 1 भी सीख लिया। अब एक चीज याद रखिएगा, ये लॉ नंबर 1 कोई सिर्फ 2 टर्म्स के लिए नहीं है। अगर 2 से बढ़ के 3 हो जाएं, 4 टर्म्स हो जाएं, कितनी भी टर्म्स हो जाएं और वो मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी सबकी बेस सेम हो, तब ये लॉ नंबर 1 आप आसानी से उस पर यूज कर सकते हैं। इसकी कंडीशंस ये है कि बेस सेम होनी चाहिए, टर्म्स चाहे कितनी भी मल्टीप्लाई हो रही हो तादाद में, और बेस सेम होने के साथ साथ ये मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो। ये 2 चीजें आपने बस याद रखनी है। चाहे टर्म्स कितने भी हो तो आप ये लॉ नंबर 1 यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चारों के चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।